बातें हो गई। जो मैं पढ़ा रही थी अब मैं उस पे आ जाती हूँ। मैंने आपको नायक लिखवाए थे। नाटकों में नायक 4 तरह के होते हैं, ठीक है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्वत। मैम धीरोदत्त। धीरोद्वत, धीरोद्वत, दा के ऊपर आप वा लगाएंगे आधा, ठीक है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्वत। अब हम इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लें। वैसे तो आपको मिल ही गया होगा और आप उसको समझ भी गए होंगे, पर चूंकि पेपर आपका ये आंसर पूरा ही करना है तो एक एक लाइन सबके बारे में लिख लेते हैं। आप चारों नायक के चारों प्रकार के बारे में आप लिखिए। धीरोदात्त, हेडिंग डालिए। आत्म प्रशंसा ना करने वाला, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने। ओके अच्छा, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है शायद। मेरा अच्छा, बैटरी भी जा सकती है मेरी लैपटॉप की, चार्ज पे लगा है, कोई नहीं। आत्म प्रशंसा ना करने वाला, क्षमाशील, अत्यंत गंभीर, स्वाभिमानी, मतलब ये उसके गुण हैं, हमें ये याद रखना है। आत्म प्रशंसा ना करने वाला, क्षमाशील, गंभीर, ठीक है, स्वाभिमानी, नायक, धीरोदात्त कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से नायक आएंगे बच्चे, बताएंगे आप? मैम राम। राम बिल्कुल क्षमाशील थे, स्वाभिमानी थे, गंभीर थे, ठीक है, और स्वयं की प्रशंसा ना करने वाले थे। और भी कोई आएगा? कई लोग युधिष्ठिर के लिए भी ये बात बोलते हैं। नहीं, कृष्ण, कृष्ण भी नहीं आएंगे। अर्जुन क्षमाशील नहीं थे, क्योंकि अगर अर्जुन क्षमाशील होते तो जिसने द्रौपदी को छेड़ने की कोशिश की थी उसकी गर्दन उसको नहीं मारते, ठीक है। उसके मृत्यु के समय वो तबला नहीं बजा रहे होते, जो भी वो बजा रहे थे, और भीम उसको पनिशमेंट दे रहे थे, मतलब उनकी हत्या कर रहे थे। नाम ध्यान नहीं आ रहा महाभारत में, इसलिए हम अर्जुन को नहीं ले सकते। हम कृष्ण को भी नहीं ले सकते कि कृष्ण जी भी पूर्णतः क्षमाशील नहीं थे। जब जिसको उन्होंने बोला था कि 100 गुनाह तक मैं इनको माफ करूंगा और 101 पर मैं इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही कई जगह थी कि हालांकि वो मुस्कुराने वाले जरूर थे और जिसे कहते हैं हंसमुख प्रवृत्ति के थे, लेकिन वो आत्म प्रशंसा करने वाले थे। उन्होंने हर जगह बताया है कि मैं भगवान हूँ, हर जगह ये इंडिकेट किया है कि मैं प्रभु हूँ और आपको मेरी बात माननी चाहिए। उन्होंने कहीं पर भी साधारण मनुष्य की तरह काम नहीं किया, जबकि राम ने साधारण मनुष्य की तरह काम किया। इसलिए यहाँ पर कृष्ण जी भी नहीं आएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि जो पहला सेंटेंस है कि भाई वो खुद की प्रशंसा ना करने वाला हो, तो खुद की प्रशंसा कभी युधिष्ठिर ने भी नहीं की। हालांकि वो राम की तरह महान नायक नहीं है, लेकिन महाभारत के एक मुख्य पात्र के रूप में वो जरूर सामने आते हैं, ठीक है। पर अर्जुन ने अपनी प्रशंसा की है कि गांडीवधारी हैं, भीम ने अपनी प्रशंसा की है कि वो गदाधारी हैं, और उनसे बढ़िया उत्कृष्ट गदाधारी कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम युधिष्ठिर और राम को रखेंगे, कृष्ण को नहीं रखेंगे, क्योंकि कृष्ण ने हर जगह अपनी प्रशंसा की है और भक्तों को ये बताया है कि हाँ मैं भगवान हूँ, जबकि राम ने कहीं पर भी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो इनको हम धीरोदात्त नायक की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। अगला आप ले लीजिए धीर ललित। ये बताओ पहले, ये समझ में आ गया धीरोदात्त नायक कैसा होता है? यस मैम। चलिए, धीर ललित ये है निश्चिंत, कला प्रिय,
तथा मृदुल स्वभाव का होता है। निश्चिंत मतलब एक निश्चिंत स्वभाव के होते हैं कि हाँ जो है बहुत है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और मतलब या फिर इनके अंदर निश्चिंत स्वभाव वाले के अंदर एक और चीज होती है कि ज्यादा नहीं सोचते, जबकि कई बार ज्यादा सोचना भी चाहिए। तो ऐसे नायक को हालांकि इन्होंने मतलब जो मैं किताब जो मैं पढ़ रही थी, जो मैंने देखा था, उसमें दुष्यंत दुष्यंत कौन थे पता है आपको? किसी कोई बताएगा दुष्यंत कौन था? मैम वो शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है उसमें शायद तो नायक थे उसके। हालांकि लोग जो बोलते हैं दुष्यंत हैं, पर मैं चूंकि किताब जो राइटर है उसको मैं डिनाई खुद से नहीं कर सकती, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा किसी को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अपनी पत्नी को ही भूल जाए। वो इतने निश्चिंत स्वभाव के थे। तो पर ठीक है, इतने ज्यादा निश्चिंत थे कि वो बिल्कुल भूल गए कि उनकी कोई पत्नी थी, और उनको याद दिलाना पड़ा, या याद उनको एक समय के बाद आया, या उनको शापित वो थे। ऐसा लोगों ने मतलब लोगों का कहना है, पर वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन लोग बोलते हैं कि दुष्यंत जो है धीर ललित नायक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आप डाल सकते हैं जैसे शकुंतला के दुष्यंत। मैम आपने यह निश्चिंत कला प्रिय उसके बाद क्या बोला था? तथा मृदुल मृदुल स्वभाव, मतलब बहुत प्यारा स्वभाव, किसी से नाराज नहीं होना। और जैसे कहते हैं ना कि एक चॉकलेटी हीरो टाइप में, आज अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो चॉकलेटी हीरो टाइप में जो नायक होता है दुष्यंत, उस टाइप के थे। मतलब उतने सुंदर थे, ठीक है, उतने बहुत धीरे, मतलब धीरे से बात करने वाले थे, मृदुल स्वभाव के थे, जिनकी बातों को सुनकर लोग अट्रैक्ट और आकर्षित हो जाते थे। इस और मतलब मैम इस हाँ, रत्नावली क्या है? रत्नावली दूसरा, रत्नावली नहीं है, शकुंतला है। रत्नावली तो, रत्नावली के नायक का नाम तो कुछ और है ना। मैम वत्सराज। है मैम वत्सराज मतलब मैं पूछ रही थी रत्नावली कोई उपन्यास है या कोई वो है? नहीं, रत्नावली बेटा महाकाव्य है, जैसे शकुंतला भी ना एक महाकाव्य। उपन्यास देखो नव्या बच्चे, एक चीज आप समझना, उपन्यास गद्य की कोटि में आता है, ठीक है। और यस मैम। महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य और मुक्त काव्य, ये सब कविता की कोटि में यानी कि पद की कोटि में आते हैं। तो ये जो अगर मैं ये बात बोलूं, पद्मावत है, रत्नावली है, मधुमालती है, मधुमालती मंझन की है, हंसावली है, ये जितने भी है ना, ये सब महाकाव्य है। उर्वशी खंड काव्य है, लेकिन ये है काव्य। अगर मैं 1900 से पहले की जितनी भी रचना है, चाहे मैं सूर सरावली की बात करूं, चाहे मतीराम की ललित ललाम की बात करूं, या मुझे मुझे अच्छे से पता, आप लोग रीतिकाल भक्तिकाल पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ रहे हैं ना? पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं ना, ये तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते। तो उसमें चाहे वो हाँ ललित ललाम हो घनानंद की, या किसी और की, कोई मतीराम की है शायद ललित ललाम। तो और भी बहुत सारे रचनाकार हैं उनकी। 1900 से पहले के जितने भी साहित्य जो लिखा गया है, जितना भी साहित्य, वो सब काव्य की कोटि में आता है। और 1900 के यानी ये आधुनिक काल, जिसको कई कई लोग 1985 से सॉरी 1985 से मानते हैं, सॉरी 1885 से मानते हैं, और कई लोग 1850 से मानते हैं। ऐसा अलग अलग राइटरों का मानना है, पर हम 1885 ले लेते हैं। वो बाद में जब बहस होगी तब देखेंगे। तो इसके बाद जब से भारतेंदु जी का जब से उदय हुआ, भारतेंदु जी के आरंभिक रचनाएं भी जो नाटक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार आई थिंक भारत दुर्दशा शायद हम पढ़ रहे थे, तो भारत दुर्दशा आपने देखा होगा कि एक वो नाटक है, लेकिन कैसा नाटक है, उस नाटक की क्या खूबी थी? मैम उस नाटक की खूबी ये थी कि उसमें ये दर्शाया गया था कि भारत ये की दुर्दशा किन नहीं नहीं कारणों की वजह नहीं, से। यहाँ मैं रिटन फॉर्म की बात कर रही हूँ। वो किस तरीके से लिखा था, वो गद्य होने के बाद भी वो पद्य लग रहा होगा आपको, ठीक है। वो लास्य रूपक या नाट्य रासक के रूप में आपको वो दिख रहा होगा कि उसमें बीच बीच में गाने का है, ठीक है। और कहीं कहीं गाने दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं उसमें हाँ बेटा हिमांशु। ये भी है उसमें बीच में कविता टाइप की। हाँ, तो वो जिसमें आपको बीच में काव्यात्मक का भाव मिलता है या नित्यात्मकता का भाव मिलता है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाट्य रूप रासक या ये लास्य रूपक। रूपक का मतलब नाटक होता है, हम इसी में ही पढ़ेंगे, हमारी क्लास में ही मैं आपको आगे रूपक पढ़ाऊंगी। अभी काफी कुछ है, नई नई चीजें आपको इसमें मिलेगी। रूपक तो ठीक है, इसीलिए उसको भारतेंदु जी के नाटक को लास्य रूपक या नाट्य रासक का नाम भी देते हैं। तो ये उनकी विशेषता थी। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि 1900 से पहले जब भारतेंदु जी ने लेखन शुरू कर दिया था, तो उनकी प्रारंभिक रचनाएं पूर्णतः गद्यात्मक नहीं थी, और पूर्णतः गद्यात्मकता का भाव उसमें हमें देखने को मिलता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को कहने के लिए पद्यात्मकता ले ही आते थे, और वो ऑटोमेटिकली उनकी लैंग्वेज में थी, क्योंकि उससे पहले साहित्य उसी प्रकार का, उसी तरह का लिखा जाता था। आप अंधेर नगरी यदि पढ़ेंगे तो अंधेर नगरी में भी वही कितना अंधेर टके सिर भाजी टके सिर अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब ये दो लाइन मैंने बोली है तो गद्य की रचना, लेकिन मेरे बोलने के पैटर्न से क्या आपको लग रहा है कि ये गद्य है? नो मैम। ठीक है। हाँ, तो शुरुआत में उनकी रचनाओं में पद्यात्मकता का भाव ज्यादा मिलता था, रचना गद्यात्मक होने के बावजूद भी, इसलिए उनके नाटक को नाट्य रासक का नाम दिया गया है। क्लियर? खैर, अब नायक पे वापस आ जाते हैं। तो ये शकुंतला के दुष्यंत की बात है। अच्छा, हाँ नव्या, जो आप पूछ रहे थे, क्या नाम लिया था आपने? रत्नावली। ठीक है। तो ये आप एंट्रेंस के लिए एक काम जरूर करना कि वैसे तो मेरे पास मटेरियल होगा तो डेफिनेटली मैं अपने ग्रुप में जरूर सेंड करती हूँ। तो ये जितने भी भक्ति काल की मुख्य मुख्य रचनाएं हैं ना, जैसे भक्ति काल की पहली रचना कई लोग असाइयत की मानते हैं, हंसावली है शायद फर्स्ट रचना, और कई लोग पद्मावत को मानते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, पॉपुलैरिटी की दृष्टि से पद्मावत ही फर्स्ट रचना मानी जाती है, पॉपुलैरिटी की दृष्टि से। बट ये जो रिटन फॉर्म की या लेखन की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो असायत की हंसावली है, ये आप ध्यान रखना। हालांकि आपको रिटर्न में भी कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जरूर जाएगा, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम क्लास में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें याद रह जाता है। सही कह रही हूँ? तो अभी आपको याद रह जाएगा ये चीज कि भक्ति काल की प्रथम रचना पॉपुलैरिटी की दृष्टि से, प्रसिद्धि की दृष्टि से पद्मावत है, और लेखन की दृष्टि से हंसावली है। इसी प्रकार से रीतिकाल की भी प्रथम रचना आप देख लेना, ठीक है, पॉपुलैरिटी की दृष्टि से किसी और की है और रिटर्न की दृष्टि से किसी और की है। अच्छा, रीतिकाल में आप एक चीज जरूर याद करना, 3 तरह के काव्य ना, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त काव्य, सुना हुआ है आपने? यस मैम। ठीक है। तो तीनों के रीति सिद्ध के तो एक ही हैं, कौन है? रीति सिद्ध के कौन है कवि रीति सिद्ध के? मैम बिहारी। बिहारी। किसने बोला ये? हिमांशु। हाँ जी, बिहारी हैं बिल्कुल, ठीक है। और रीतिबद्ध के? केशव दास घनानंद। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जिनका एक है वो आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद रीति मुक्त के 5-6 कवि हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ठीक है। मतीराम आपके उनमें रीतिबद्ध में चले। तो ये 5-6 द्विज देव, ये 5-6 नाम इनके रीति मुक्त के याद कर लेना, जो बच जाए वो सब रीतिबद्ध में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब, हाँ बोलो हिमांशु। वो सब भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कठिन काव्य का प्रेत और केशव दास। यस मैम, वो सब भी क्वेश्चन थे ये। और छंदों का अजायब घर किसको कहा जाता है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो केशव दास की रचना है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन वो नेट के लेवल का क्वेश्चन है। आपके लेवल का जो क्वेश्चन यदि आप एंट्रेंस में बैठेंगे तो मेरे हिसाब से हो सकता है वो भी पूछ लें कि छंदों का अजायब घर कौन सा है, या काव्य का प्रेत कौन से कवि को कहा जाता है, पूछ भी सकते हैं, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन मेन आपका ये होता है कि पहली बात तो रीति का अर्थ क्या होता है आपसे पूछ लें। रीति का मतलब है परिपाटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि रीतिबद्ध या रीति मुक्त। रीतिबद्ध या रीति मुक्त कौन से कवि है, ये हमें याद होना चाहिए। एक सेकंड बेटा।
तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इनको नॉर्मली याद कर लेना, वैसे तो पढ़ते ही रहोगे और काफी कुछ नया नया मिलेगा, लेकिन ऐसी वैसी क्वेश्चन को आप उठा लेना। नेक्स्ट है धीर प्रशांत। इस कोटि का नायक, इस कोटि का नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है, सामान्य गुणों से युक्त होता है और क्षत्रियता का भाव ऐसे नायकों में ज्यादा पाया जाता है। क्षत्रियता का भाव ऐसे नायकों में ज्यादा पाया जाता है। बताइए कौन सा होगा इसमें नायक, कोई बता सकता है? सामान्य गुण तो बेटा वैसे किताब में तो मृच्छकटिक का चारुदत्त दिया है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं। पद्मावत महाकाव्य का नायक कौन था? रत्न सेन। वो भी सामान्य गुणों से युक्त था और क्षत्रिय था। आप किसी को भी डाल सकते हो उसके अंदर, मतलब इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना। मैंने धीरो दात और हाँ बोलो, हाँ बोलो नव्या बच्चे। मैम मैं पूछी क्षत्रिय डालने हैं इसके अंदर? हाँ, क्षत्रियता के भाव से युक्त होते हैं। मैम लेकिन ना मेरे पास एक बुक है, मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई थी, तो मुक्त होते हैं, मुक्त हो गया तो है, बोलो। अच्छा मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है मैम। आपने यही पढ़ा था? मैम मुझे लगा आप कह रहे हो कि इसमें क्षत्रिय इंक्लूड करते हैं, मतलब हम मुक्त युक्त मैंने गलती से बोल दिया, मैं मुक्त बोल रही थी, मेरे भी दिमाग से टंग स्लिप हो गई। लेकिन क्षत्रियता के भाव से मुक्त होते हैं। सामान्य गुण है तो ऑब्वियस क्षत्रियता का भाव नहीं आएगा, पर मेरे उससे शायद स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, अभी सही है। यस मैम। ठीक है, तो हाँ मैं शायद गलती बोल गई थी, लेकिन यही है। तो इसमें जो है बुक में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उसमें कौन सा नायक पढ़ा है आपने ऐसा? मैम एक तो मालती माधव का दिया हुआ है, माधव। मधुमालती, मधुमालती होगा, माधव मालती नहीं, मधुमालती का माधव मैम होगा। इसमें जैसे मालती माधव में माधव लिखा हुआ है और मृच्छकटिक में चारुदत्त। मालती बुक का नाम मालती माधव है या मधुमालती है? मैम मालती माधव दिया हुआ है इसमें तो। मालती माधव दिया है। मधुमालती है बेटा? मैम, मधुमालती तो पढ़ा दिया हमने। पढ़ा है? यस मैम। उसके नायक का क्या नाम है? मैम ये कविता थी एक, उसके अंदर नहीं 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 नहीं, वो अलग है, कविता अलग है बेटा, महाकाव्य अलग है, वो अलग है। मंझन की मधुमालती है। कोई नहीं, आप माधव मालती लिखना जो बुक में है, उसको मत हटाना। और एक मृच्छकटिक महाकाव्य है, और आपने उनके नायक का नाम बताया ना, क्या नाम बताया उनका? चारुदत्त। चारुदत्त, यही दोनों आप लिख देना। और लास्ट है धीरोद्वत। धीरोद्वत में कैसा नायक होगा? धीरोद्वत में कौन से गुण पाए जाएंगे बेटा? मैम जो स्वभाव से तेज हो, जो धोखेबाज हो, मायावी हो, या फिर आत्म प्रशंसक हो। हाँ, क्योंकि धीरोदात गुण है ना, जस्ट उसका अपोजिट जो होगा, जस्ट अपोजिट धीरोदात का, उसको धीरोद्वत बोलेंगे। तो इसमें आप सिंपल भी चाहें तो लिख दें कि धीरोदात वाले नायक, मतलब धीरोदात गुणों से नायक के विपरीत गुणों वाला, बिल्कुल विपरीत गुण वाले नायक को धीरोद्वत बोलेंगे। तो विपरीत गुण क्या हो गए कि वो आत्म प्रशंसा करने वाला हो, क्षमाशील ना हो, दयावान ना हो, माफ करने वाला ना हो, ठीक है, छल कपट से भरा हुआ हो, स्वार्थी प्रवृत्ति का वो हो, ठीक है, कुछ उसमें ऐसा मिले। तो कौन सा नायक होगा इसके अंदर? मैम रावण। रावण आप इसमें डाल सकते हैं। और मैम भीम, है? अर्जुन। मैम भीम। नहीं, भीम और अर्जुन पूर्णतः बेटा छल कपट वाले नहीं, धोखेबाज नहीं है। क्षमाशील तो नहीं थे लेकिन धोखेबाज नहीं है वो। गब्बर, वेरी गुड। ये कौन है? नीरज।
बिल्कुल नीरज, गब्बर गब्बर आएगा इसके अंदर। को डाल सकते हैं है, मैम, दुर्योधन को। दुर्योधन को डाल सकते हैं, गब्बर को मैम जरूर क्योंकि डालेंगे। शकुनी मामा को भी डाल ही सकते हैं मेरे यस ख्याल मैम, से। शकुनी। हाँ, शकुनी सबसे ज्यादा अच्छा ये चालबाज बताओ, थे। गब्बर को डाल सकते हैं? नीरज पूछ रहा है। मैम गब्बर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या बोलूं उसके बारे में। मजे ले रहे हो बेटा क्लास में, चलो अच्छा है। नहीं कोई नहीं, ऐसा भी माहौल होना चाहिए, क्लास वापस से स्टार्ट हो जाती है, सब फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा है। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नायक की प्रिया नायिका होती है। अब मेन नायक जो है, उसकी प्रिया जो भी है, उसको नायिका कहेंगे। नायिका रूपवती, गुणवान, शील, यौवन, मधुरता और रस युक्त होती है। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। नायिका रूपवती गुणवान। शील, क्षमाशील डाल सकते, वैसे शील डालना, क्षमा नहीं। शील, यौवन, मधुरता, रस युक्त। ये रिकॉर्डिंग पे किसने डाली है क्लास को? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग पे किसने डाल दी क्लास को? मैम मे भी ऑटोमेटिकली संजय सर की क्लास भी आज रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा, आज क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, वेरी गुड। ठीक Yes. है, रस युक्त होती है। इनके अतिरिक्त जो पात्र होते हैं, वे सभी पात्र अन्य पात्र कहलाते हैं। अब देखिए, इस जो हमारा इस ये जो प्रश्न है, इसके अंदर हमने पहला कौन सा पॉइंट उठाया? कथानक। कथानक को हम कथा वस्तु भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा पात्र और चरित्र चित्रण हो गया। तो पात्र और चरित्र चित्रण दोनों एक ही हैं। नायक 4 तरह के होते हैं, इनके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद नायिका, हर अगर कोई भी महाकाव्य है, नाटक है, यहाँ तक कि उपन्यास या कुछ और है, तो उसमें भी हमें नायक है तो नायिका ऑब्वियस होगी। तो नायिका से जो उम्मीद हम करते हैं, उसके जो गुण उनके अंदर होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अन्य भी बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर होते हैं, पर उसमें उसको मैं यहाँ पर नहीं जगह दूंगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, और इतना विस्तार की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा इसमें, बताइए मैम क्या पदावली। मैम है? जो मैम भरत मुनि के हिसाब से तो थर्ड रस है और ये अरस्तु का पदावली है। तो हम रस कर लेते हैं। ठीक है, हम भरत मुनि के उठाते हैं। पहले लिखिए रस। अब रस से आप लोग क्या समझते हैं, आप बताइए पहले। चाय में डुबो के खाने वाला रस या कुछ और होता है रस? मैम भाव, रस का मतलब भाव। अधिक रुचि आने लगती है उसको रस बोलते हैं। दोबारा बोलो बेटा। जिन चीजों में अधिक रुचि आने लगती है उनको रस बोलते हैं। या अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डर जाते हैं, उसका भी एक अलग ही रस है, उसको भयानक रस बोलेंगे। उसको भयानक रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में रस का दूसरा शब्द क्या होगा? रस के लिए अगर हम किसी और शब्द को प्रयुक्त करना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा मैम शब्द हो सकता है? मैम इमोशन, भाव। भाव, आनंद। जब किसी कविता को पढ़ने के पश्चात या किसी काव्य को पढ़ने के पश्चात या किसी भी रचना को पढ़ने के पश्चात हमें जिस भी आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैम रस। रस कहते हैं। तो हम रस ही कर ले रहे हैं। लिखिए, रस भारतीय वाङ्मय। वाङ्मय का मतलब क्या होता है?
वाङ्मय का मतलब बच्चे बताइए, हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और आई थिंक जो बच्चे उस दिन थे और काव्य गोष्ठी के दौरान नीलम मैम ने आई थिंक कुछ बोला भी था वाङ्मय के लिए, क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल बताइए बच्चे। साहित्य, साहित्य मैम। भूल गए थे क्या? संस्कृत में साहित्य को वाङ्मय बोला जाता है, या जितने भी प्राचीन साहित्य हैं उसके लिए हम वाङ्मय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आधुनिक रूप में अभी वर्तमान संदर्भ में हम उसके लिए साहित्य का प्रयोग करते हैं। लिखिए, रस भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीनतम शब्दों में से एक है। सबसे प्राचीनतम शब्दों में से एक है। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। रस सिद्धांत के, जब मैंने आपको रस करवाया था तो मैंने बताया था कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? भरत मुनि बोला था बेटा, बोला करो। भरत मुनि। अभी तो 18-19 बच्चे हो बच्चे, फिर भी नहीं बोलते हो। मैम अभी तो बताया था आपने भरत मुनि। फिर बता ही तो रही हूँ, फिर भी नहीं बोल रहे हो, उसको रिपीट करो ना। अच्छा, भरत मुनि के नाट्य, चलिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं? मैम 8। मैम 8 है। चलिए, ये तो आपको याद रहेगा, थैंक गॉड। लिखने लग जाते हैं ना, उसकी वजह से माइक ऑन करने में टाइम लग जाता है थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो कौन सा रस नहीं है नाट्य शास्त्र में? मैम शांति शांत। रस। हम शांत रस। शांत रस। चलिए, थैंक गॉड, कुछ तो याद रहा। देखिए, ठीक है, प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। काव्य के रस को, काव्य के रस को काव्य के रस को ब्रह्म सहोदर कहा गया है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी काव्य को पढ़ने के पश्चात या एकदम जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भक्ति में खो जाता है, तो बिल्कुल उसे ऐसा लगता है कि दिन दुनिया से उसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है, बिल्कुल भगवान में लीन तल्लीन हो गया है। तो जब किसी काव्य को पढ़ने के पश्चात जब ऐसे आनंद की अनुभूति होती है तो उसे ब्रह्म सहोदर का भाव जो है कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए काव्य के रस को ब्रह्म सहोदर कहा गया है। उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है कि रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है, कि रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म मत लिख देना प्लीज, आप कहीं ब्रह्म लिख दो। रस एक विशेष प्रकार का आनंद है। रस एक विशेष प्रकार, हाँ बेटा, ये रस आनंद वाली लाइन। हाँ, रस एक अच्छा, उपनिषद में भी कहा गया है कि रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। फिर मैं लिखवा रही हूँ आगे कि रस एक विशेष प्रकार का आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा हम काव्य के पठन, पढ़ना, श्रवण यानी कि सुनना, अथवा नाटक के अभिनय देखने से समाज को प्राप्त होता है। देखने से समाज को प्राप्त होता है। इसीलिए भरत मुनि ने रस का विश्लेषण करते हुए कहा है,
इसीलिए भरत मुनि ने रस का विश्लेषण करते हुए कहा है, क्या कहा है बताओ? बताओ नव्या, भरत मुनि का कौन सा है वो जो भी वो परिभाषित, मतलब परिभाषा जो परिभाषित करते हैं, क्या है वो? अनुभव व्यभिचारी संयोगवाद हाँ, वेरी गुड। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। लिखो इसको, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। गुड। मैम नाटक के बाद एक बार बोल दीजिए। भरत मुनि ने रस का विश्लेषण, अच्छा नाटक के बाद, पहले रह गए क्या बेटा कहीं पे? मैम यहाँ पे ना आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। देखने से समाज को प्राप्त होता है। अच्छा हाँ, बोल दिया नव्या ने, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदय व्यक्ति के हृदय में, सहृदय व्यक्ति के हृदय में रहने वाला शोक, प्रेम, हास्य, शोक, प्रेम, हास्य, घृणा, आदि भाव ही रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस सूत्र की व्याख्या करने वालों में प्रमुख कौन कौन से थे जिनका मैंने नाम लिखवाए थे? मैम भट्टलोलट, शंकुक, फिर भट्टनायक, नवगुप्त, अभिनव गुप्त। चारों के नाम लिख लो। व्याख्याकार हैं, प्रमुख 4 व्याख्याकार हैं, और चारों के नाम लिख लो। यदि इनकी रचनाओं के नाम भी याद हैं, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, ठीक है, अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, तो आप ये भी लिख सकते हैं। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। क्लियर? मेरे ख्याल से ये मैं जब पहला वाला क्वेश्चन करा रही थी तो मैंने कराया है उसमें। यस मैम। ठीक है, तो ये सारे नाम आप लिख लें। क्योंकि हम रस कर रहे हैं तो इसमें पूरा रस का संक्षिप्तीकरण हमें इसमें डालना ही होगा किसी ना किसी रूप में, तो हम डाल देते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक हमारा कल तक फिनिश आउट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पैराग्राफ चेंज कीजिए बच्चे। भरत मुनि के रस सूत्र से रस के प्रमुख 4 अंग मिलते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र से रस के प्रमुख 4 अंग, वैसे मैं करवा चुकी हूँ तो मुझे रिपीटिशन लग रहा है, फिर भी कर लेते हैं। मिलते हैं। कौन कौन से अंग हैं बताओ? सांगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य वाले।
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, ये लिखो। और संचारी भाव। आवाज ब्रेक हो रही है, 1 मिनट मेरी ब्रेक हो रही है बेटा? मैम मेरी। नो मैम। अच्छा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इनकी डिटेल में इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ कि ये मैं ऑलरेडी पहले सारा कुछ करवा चुकी हूँ। हाँ हिमांशु बोलो बेटा। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास। अच्छा, दोबारा बोलती हूँ। भरत मुनि के रस सूत्र में रस के प्रमुख 4 अंग मिलते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और लास्ट संचारी भाव। ये हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है, तो इसको मैं सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ। इसमें पेपर में यदि आपको लगे कि डिटेल करना है तो आप उठा के इसकी डिटेल कर सकते हैं। पूरा मैंने लिखवा दिया था और वहां पे आपको समझा भी दिया था। तो वैसे बताइए, करवाने की जरूरत है यहाँ पे? नो मैम। आई थिंक मुझे भी नहीं लगता, जब मैं करवा ही चुकी हूँ। बताइए ना, सिंपली बता दीजिए स्थायी भाव कौन कौन से हैं। बोलो हिमांशु। मैम शोक, क्रोध, रति, हास्य, वात्सल्य। मतलब जितने हमारे 11 रस हैं, 11 के 11 के स्थायी भाव हमें पता है। वात्सल्य का वत्सल, ईश्वर भक्ति रस का ईश्वरीय प्रेम, श्रृंगार का प्रेम, ठीक है, वीर का उत्साह, और किसी का निर्वेद है, किसी का घृणा है, किसी का कुछ है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। हम ये वाला पता लग गया, पता था मतलब। पता चल गया। इसी प्रकार से मैंने विभाव आपको कितने बताए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी आई थिंक मैंने 2 भेद बताए हैं। मैम क्या है? आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। और उद्दीपन के भी 2 बताए हैं। मैम चेष्टा आलंबन और वातावरण। और वातावरण। कारण, चेष्टा और वातावरण। वेरी गुड। और उसके बाद अनुभाव मैंने कितने बताया आपको? मैम मैम 4। 4। कौन कौन से? आंगिक, कायिक, आंगिक, वाचिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक। वाह, ये याद है या देख रहे हो? याद है मैम कुछ याद है, कुछ देख रहे हैं। है सामने ही पड़ा हुआ है मैम, कॉपी में ही है, वहीं से देख के बता दे रहे हैं। तो याद नहीं था? मैम, याद भी था। थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा दिमाग से याद स्किप हो रखा है। नहीं भी था। अच्छा मैं चलो, जा रहा था। वेरी गुड। एंड संचारी भाव कितने हैं हमारे? वो तो 33 है शायद। 33 में से 2-4 के नाम बताओ। मैम निर्वेद, ग्लानि, मद, शंका, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह। मैम मेरे को तो इतने ही याद है। निद्रा है? यस मैम। निद्रा है। चलो याद हो जाएंगे, मैंने 33 के 33 नाम आपको भेज दिए थे। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। हमारे अभी कितने अंक हुए हैं इसके? पहला कौन सा था बताइए बच्चे? मैम क्या? जो हम नाटक के तत्व कर रहे थे, पहला कौन सा? कथानक। कथानक। यस मैम। ठीक है। दूसरा चरित्र चित्रण, यस नेता या पात्र। तीसरा मैम तीसरा रस था और पदावली था। और चौथा कौन सा था? मैम अभिनय था भरत मुनि का और अरस्तु का विचार। ठीक है, तो हम अभिनय कर लेते हैं। करवाऊं अभी या बाद में? 58 हो गए हैं। बाद में। बाद में थक गए? रुको मैं फोटो खींच लूं क्लास की।